पता नहीं कहाँ है, मैंने मैसेज तो 1 बजे का कर दिया था इनको। अच्छा चले, जी आप लोगों को विजिबल है? यस मैम। गुड। आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे। लास्ट जितने भी टॉपिक्स थे हमारे वो आप लोगों को क्लियर हैं? जी मैम। ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है और इसकी नीड हमें क्यों होती है? It is the task phenomena of coordinating the execution of processes in such a way that no two processes can have access to the same shared data and resources। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास मोर देन वन प्रोसेसेस हों, ठीक है, और हमने उनकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी हो। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब आपके पास दो प्रोसेसेस हैं जिनकी आपने कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, आपने उसको किस तरह की एक्सेस देनी है। एक तो एक्सेस ये देनी है कि वो डाटा को शेयर कर सके, और दूसरी एक्सेस आपने उन्हें देनी है कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सके। ठीक है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। It is a procedure that is involved in order to preserve the appropriate order of execution of cooperative processes। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो तरह के प्रोसेसेस आ जाते हैं आपके पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। अब नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है ना, उनमें हर प्रोसेस अलग अलग रिसोर्स को एक्सेस करता है। लेकिन जो हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है ना, उसमें जो प्रोसेस कर रहा होता है किसी ना किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा होता है, लेकिन अगर किसी एक प्रोसेस में कोई चेंजिंग करे ना, तो वो दूसरे प्रोसेस में उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं। कोऑपरेटिव का मतलब ही ये है कि दो ऐसे प्रोसेसेस जो इंटरलिंक्ड हों आपस में, ठीक है, अगर उसमें एक जगह चेंजिंग करेंगी तो दूसरी जगह भी इफेक्ट पड़ेगा। जबकि इंडिपेंडेंट में वर्किंग इंडिपेंडेंटली होती है, तो एक के चेंज से दूसरे को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। In order to synchronize the processes, there are various synchronization mechanisms। ठीक है, कुछ रूल्स हैं प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, वो क्या है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज मेनली नीडेड इन अ मल्टी प्रोसेस सिस्टम। ठीक है, ये आप वहाँ पर यूज़ करते हो जहाँ पर मल्टीपल आपके पास सिस्टम्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर रनिंग टुगेदर, जब आप लोगों के पास मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पे रन कर रहे हो, ठीक है, तब आप लोग यूज़ करते हो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मेथड। एंड मोर देन वन प्रोसेसेस ट्राई टू गेन एक्सेस टू द सेम शेयर्ड रिसोर्स और एनी डाटा एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें आप प्रोसेसेस करते क्या हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो सेम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, ठीक है, या सेम डाटा को एक ही वक्त में शेयर कर सकें। पर बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल ले लें अपने नॉर्मल लाइफ में, आप लोगों ने कभी गए हो उधर ट्रेन स्टेशन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो ट्रेन जो है वो एक सेम टाइम पे हो। क्यों? क्योंकि एक रूल सेट कर दिया जाता है। ठीक है, एक उन्होंने मतलब कि दो ट्रेन है ना, उनको आप प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का नाम दे दें, ठीक है, और रिसोर्स कौन है जो उनको मैनेज कर रहा है, ठीक है, जिसको टाइम मैनेजमेंट जो देख रहा है वो एक पर्सन ही बेसिकली होता है, या कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कह रहे हैं आप, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को एक्सेस कर रहा होता है कि कब किस ट्रेन ने, यानी कि कब किस प्रोसेस ने रिसोर्स को एलोकेट होना है, ठीक है, और कब उसने उसको छोड़ना है, तो हमने दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स दे देना है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी शेयर कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में दो चीज़ों को शेयर करते हैं, एक है डाटा और दूसरा है रिसोर्स। क्लियर है ये कंसेप्ट? जी मैम। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हैंडल किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें हमने ये बोला है ना कि एक प्रोसेस जो है वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल हर किसी का यही होता है कि हमारा काम पहले हो जाए और हमारा काम पहले हो जाए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कि किस तरह से आप इसको यूज़ करके कोऑपरेटिव प्रोसेसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का जो है वो वर्क कर सकते हैं। डेट अरोज वाइल मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूशंस, जब भी आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हों, उनकी एग्जीक्यूशन करनी हो, तो आप लोग कौन सा वाला मेथड यूज़ करते हैं? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।
ये आगे उनके टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोसेस इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड दीज आर गिवन बिलो। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? 2। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की 2 टाइप्स हैं, एक कौन सी है? इंडिपेंडेंट, और एक क्या है? कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में क्या है कि 2 प्रोसेसेस आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। हम 2 प्रोसेसेस को तब इंडिपेंडेंट कह सकते हैं इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट में आपके पास अगर 2 प्रोसेसेस हैं तो वो अपनी अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे, तो एक के अंदर अगर आप चेंज लेके आते हैं ना, तो दूसरे प्रोसेस पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्किंग हो रही है। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की देख लेते हैं डेफिनेशन। 2 प्रोसेसेस आर सेड टू बी कोऑपरेटिव। 2 प्रोसेसेस को हम कोऑपरेटिव तब कहते हैं इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर अगर कोई चेंजिंग हम करेंगे तो वो अफेक्ट करेगा किसको? दूसरे प्रोसेस को। These processes need to be synchronized so that the order of execution can be granted। ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो है वो ऑर्डर का ध्यान रखना होता है कि कब कौन से प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है। अगर 2 प्रोसेसेस हैं तो अगर P1 पहले आ रहा है तो P1 को पहले रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाए और P2 क्या करेगा? वेट। फिर P2 को प्रोसेस एलोकेट किया जाए तब जब P1 उसको फ्री कर दे। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है कि आपने एग्जीक्यूशन 2 प्रोसेस के दरमियान किस तरह से करनी है। अच्छा, अब है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है जो अराइज होती है प्रोसेसेस के दरमियान। ठीक है, जब आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, तब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन इज द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच ट्राइज टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि एक्सेस करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में हम कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको शेयर करते हैं। ठीक है, that resource may be any source in a computer like a memory location, data structure, CPU or any IO device। ठीक है, इट मीन्स के क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, अब वो रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? आपका कंप्यूटर हो सकता है, बिकॉज हम अक्सर ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हमें कंप्यूटर को शेयर करना पड़ता है। कैसे शेयर करते हैं? रिमोट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें मेमोरी को शेयर करना पड़ता है। मेमोरी को हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं? आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक CD यूज़ कर सकते हैं, USB डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि आप एक जगह से चीज़ को सेव करके दूसरे PC पे उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन प्रोसेसेस के ऊपर कैसे उनको आप लोग जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। सीपीयू सीपीयू का आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये यूज़ होता है किसी भी सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। और एनी आईओ डिवाइस। अब आईओ डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? आपका प्रिंटर आ जाता है, आपका स्कैनर आ जाता है, आपका कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ रिसोर्स वर्क करती हैं और इनको आपने शेयर करना होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आप इन सोर्सेज को यूज़ करते हो। द क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि हम एक प्रोसेस को मतलब एक ही वक्त में एक्सेस कर सकते हैं, 2 प्रोसेसेस को हम सेम टाइम में एक्सेस नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम फेसेस द डिफिकल्टीज इन अलाउइंग एंड डिसअलाउइंग द प्रोसेसेस फ्रॉम एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें ये डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। कहीं पर जो है वो अलाउ कर दिया जाता है और कहीं पर जो है वो अलाउ नहीं किया जाता कि कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो। अब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तब एंटर होता है जब उसे रिसोर्स चाहिए हो। ठीक है, सो अगर आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं तो जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा वो क्या करेगा? सीपीयू को एक्सेस करेगा और वर्किंग परफॉर्म करेगा। जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन को लीव करेगा, प्रोसेस 2 कहाँ चला जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। सो इस तरह जो है वो सीपीयू को एक्सेस कर सकते हैं 2 प्रोसेसेस। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज यूज टू डिज़ाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो इस्तेमाल होता है कुछ प्रोटोकॉल्स को सेट करने के लिए। ठीक है, कुछ रूल्स को बनाने के लिए। विच कैन इंश्योर दैट द रेस कंडीशन अमंग द प्रोसेसेस विल नेवर अराइज। ठीक है,
जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपकी कंडीशन है आपके प्रोसेसेस की, कि एक प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है सीपीयू को एक्सेस करने में और फिर कितना टाइम दूसरे प्रोसेस को लग रहा है वेट करने में, ठीक है, तो वो इंक्रीज ना हो। कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे और दूसरे प्रोसेस को अपनी टर्न मिल जाए, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब वो क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, अब बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की। आवर मेन टास्क इज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में हमारा जो मेन टास्क होता है ना, वो होता ही ये है कि हमने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, बिकॉज दो प्रोसेसेस सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। वी नीड टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन इन सच अ वे दैट द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ ऐसे स्टेप्स देखने हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस देखनी हैं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, ठीक है, इसकी वर्किंग को सेटिस्फाई करे। वो क्या हो सकती हैं? रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल का मतलब होता है एक, यानी कि एक वाहिद किसी चीज़ की वर्किंग हो, ठीक है। अवर सोल्यूशन मस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूशन, यानी कि एक सोल्यूशन तो ये है कि आप म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रोवाइड कर दें, यानी कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को ही सीपीयू अलॉट कर दिया जाए और जैसे ही वो सीपीयू को फ्री करे दूसरा प्रोसेस उसको एक्सेस कर ले, ठीक है। एक तो ये सिंपल मेथड है जिससे हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर नहीं होता। By a mutual exclusion we mean that if one process is executing inside critical section, अभी वही बात मैं आपको बता रही थी कि अगर एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, देन द अदर प्रोसेस मस्ट नॉट इंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये वर्किंग है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे डेडलॉक अकर नहीं होता, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वो क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूशन। और इसमें क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है तो दूसरे प्रोसेस को आप क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त ना दें, ठीक है, उसको वेट करना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, ये आपका एक क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, जिसमें प्रोसेसेस ने एंटर होना है। अब प्रोसेस वन यानी कि एक इंसान समझ लें वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है, तो बाकी तीन क्या कर रहे हैं? वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। प्रोसेस वन जैसे ही अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा, यहाँ पर उसको सीपीयू अलॉट कर दिया गया है, कोई ना कोई रिसोर्स अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ कोई वर्किंग हो रही है, जैसे ही प्रोसेस वन अपनी वर्किंग फिनिश करेगा, प्रोसेस वन कहाँ चला जाएगा? बाहर। और प्रोसेस टू कहाँ चला जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और सीपीयू जो है वो प्रोसेस टू को अलॉट कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? गर्ल्स क्लियर है? जी मैम। फिर जब जी प्रोसेस मैम। टू अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा तो प्रोसेस टू बाहर चला जाएगा, ठीक है, और प्रोसेस थ्री क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। इसी तरह ये फोर प्रोसेसेस वन बाय वन यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये टिक्स का आपको ये बताया जा रहा है कि ये एग्जाम्पल ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आप लोगों ने इसमें ये काम हरगिज नहीं करना जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम में फोर प्रोसेसेस जो है वो एंटर नहीं हो सकते। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा इसमें क्या आ जाता है हमारे पास प्राइमरी के अंदर? प्रोग्रेस, ठीक है। प्राइमरी में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, पहला क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और दूसरा क्या है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स दैट इफ वन प्रोसेस डज नॉट नीड टू एग्जीक्यूट इनटू क्रिटिकल सेक्शन। अब वो ये कह रहा है कि अगर एक प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो एंटर होना ही नहीं चाहता, देन इट शुड नॉट स्टॉप अदर प्रोसेसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा उसमें ये था ना कि प्रोसेस वन अगर एंटर हुआ है तो प्रोसेस टू वेट कर रहा होता है जब तक प्रोसेस वन उसको लीव नहीं करता। प्रोग्रेस में ये होता है कि अगर प्रोसेस वन एंटर नहीं होना चाहता तो वो प्रोसेस टू को रोक नहीं सकता कि मैं तुम भी एंटर ना हो। प्रोसेस वन अगर एंटर नहीं हो रहा अपने टाइम लिमिट के अंदर तो प्रोसेस टू जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा और उसको सीपीयू अलॉट कर दिया जाएगा। सो प्रोग्रेस में ये होता है कि आप अगर कोई एक प्रोसेस एंटर कर देते हैं तो दूसरा वेट करता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस एंटर नहीं होता तो उसके रिप्लेसमेंट में जो उसका वेटिंग प्रोसेस होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और सीपीयू उसको अलॉट कर दिया जाएगा। ये दो पॉइंट्स थे हमारे प्राइमरी के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है बाउंडेड वेटिंग और आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी, ठीक है। बाउंडेड वेटिंग में क्या है कि वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम
फॉर एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, हमने क्या करना है कि हर प्रोसेस को हमने कोई एक टाइम लिमिट दे देनी है। बाउंडिंग वेटिंग का टाइम है कि इतने टाइम तक आपने वेट करना है। ठीक है, ये नहीं कि अगर एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया गया है तो वो 2-2 घंटे सीपीयू से बाहर ही ना निकले, ऐसे नहीं करना। ठीक है, प्रोसेस 1 को टाइम लिमिट दे दी जाएगी या प्रोसेस 2 को टाइम दे दिया जाएगा कि प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, आधे घंटे के बाद तुमने जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाना है। ठीक है, सो वेट करने वाले को भी पता होता है कि मेरे पास कितना टाइम है फॉर वेट, और अंदर जो गया होता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस, उसको भी पता होता है कि मेरे पास एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ क्या है, एक लिमिटेड टाइम। ठीक है, सो बाउंडेड टाइम के अंदर, बाउंडेड वेटिंग टाइम में हम लोग जो है वो सब प्रोसेसेस को टाइम अलॉट कर देते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितनी देर तक रहेगा और किस प्रोसेस ने बाहर वेट करना है वो भी कितनी देर तक। ठीक है, जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म होती है तो वो एंटर हो जाता है क्रिटिकल सेक्शन में, और जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होता है वो रिलीज कर देता है सीपीयू को। The process must not be endlessly waiting for getting into the critical section. प्रोसेस को जो है वो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, बिकॉज एक टाइम मैनेजमेंट होती है, एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, तो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है वो ये वर्किंग परफॉर्म होती है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, इसमें क्या है कि अवर मैकेनिज्म यानी कि वो रूल्स जो हमने बनाए हैं, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें क्या है कि मस्ट बी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, यानी कि बराबरी होनी चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इक्वल होना चाहिए वर्क। ठीक है, ये नहीं कि अगर प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन में 1 आवर के लिए चला गया है तो वेट वाले को बोल दिया जाए कि तुम घंटे बाद अंदर जाओगे लेकिन 10 मिनट बाद तुमने एग्जीक्यूशन करके बाहर आना है। ठीक है, इस तरह तो इक्वालिटी ना हुई। अगर 4 प्रोसेसेस हैं तो चारों को आप हाफ आवर का टाइम दे दें या 1 आवर का टाइम दे दें, उन्हें पता हो कि हमने अंदर सीपीयू को कितनी देर तक हमें अलॉट किया जाएगा या हमने कितनी देर में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। इट मीन्स दैट इफ आवर सोल्यूशन इज वर्किंग फाइन, अब हम इसमें ये कह देते हैं कि अगर कोई हमारा सोल्यूशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है ऑन वन आर्किटेक्चर, देन इट शुड आल्सो रन ऑन द अदर वन एज वेल। ठीक है, इट मीन्स कि जितने भी आप लोगों ने सॉल्यूशंस देने हैं वो इक्वलिटी के साथ देने हैं। अगर एक प्रोसेस को आप कोई चीज़ दे रहे हैं फॉर एग्जीक्यूशन तो वही चीज़ उतने ही टाइम के लिए आपने दूसरे प्रोसेस को भी देनी है। क्लियर है आपके ये वाला टॉपिक? जी मैम। बहुत हल्की आवाज़ आ रही है। जी मैम, तो माइक में शायद थोड़ा प्रॉब्लम। जी, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेमाफोर्स के बारे में। सेमाफोर्स है क्या और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, सेमाफोर्स आर इंटीजर वेरिएबल्स that are used to solve the critical section problem by using 2 atomic operations। ठीक है, सेमाफोर्स आपके पास कुछ इंटीजर वेरिएबल्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हो अपने क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपके पास 2 ऑपरेशंस आ जाते हैं, एक क्या है वेट और एक क्या है सिग्नल। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा था आप लोगों का कहीं पे कि सेमाफोर्स के 2 एटॉमिक ऑपरेशंस लिखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, एक वेट है और एक सिग्नल है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। डेट आर यूज्ड बाय प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कौन से 2 ऑपरेशंस हैं जो यूज़ होते हैं इन सेमाफोर्स, तो वो कौन कौन से हैं, वेट एंड सिग्नल। अब हम इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वेट एंड सिग्नल आर एज फॉलोज। वेट में क्या है, द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का होता है मतलब कमी करना किसी चीज़ के अंदर। द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गूमेंट एस। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास कोई एक ऐसा आर्गूमेंट है जिसको आपने नेम दे दिया एस का, ठीक है, उसकी कोई एक वैल्यू है। अब होगा क्या कि इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, अगर एस जो है वो पॉजिटिव है, इफ़ एस इज़ नेगेटिव और ज़ीरो, अगर एस पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट किस में, वेटिंग स्टेट में। ठीक है, एस वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट, और अगर एस वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जीरो, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, डायरेक्ट जो है वो जीरो वैल्यू हम उसे असाइन कर देंगे। देन नो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। अगर किसी भी आर्गूमेंट की वैल्यू जीरो हो तो इसका मतलब है कि अब हमने उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। एग्जाम्पल देख लें वेट की। वेट और आर्गूमेंट का किस हमने क्या नाम दे दिया, एस। वाइल कंडीशन दे दी हमने, लूप चला दी। ठीक है, वाइल एस इज लेस दैन इक्वल टू जीरो, अगर एस जो है वो लेस दैन इक्वल टू जीरो है तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एस में क्या हो गया है, डिक्रीमेंट, क्योंकि वो कह रहा है कि वेट के अंदर जब भी एस की कोई वैल्यू होगी
तो उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो वो आपको ये नजर आ रहा है कि s माइनस माइनस यानी कि s की जो भी वैल्यू होगी उसको हमने क्या कहते, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लेस भी लिखा हुआ है, सिर्फ इक्वल टू 0 नहीं है। अगर हाली इक्वल टू होता तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करते, पर अब ये माइनस में वैल्यू एंटर कर रहा है। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब हो गया -9, -8, -7, आप इनको आगे से जितना मर्जी जो है वो ले जाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब होगा क्या, अगर वैल्यू लेस देन है तो आपके पास क्या होगा, डिक्रीमेंट। वेट स्टेट में हमेशा आपके पास वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट होगा, और सिग्नल में जो है वो इसका ऑपोजिट है। ठीक है, द सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ये क्या करता है, आपकी जो भी आर्गुमेंट होती है, यानी कि अगर आप एस ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। अगर एस की वैल्यू 5 है तो वो 6 हो जाएगी, 6 है तो वो 7 हो जाएगी, और 7 है तो वो 8 हो जाएगी। अब आपने एक आर्गुमेंट ले लिया, ठीक है, एस, और एस में मैम आपने लिख दिया एस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया है, उसमें डायरेक्ट एक्सक्यूज इंक्रीमेंट मी कर मैम, दिया। जी जी, मैम आपने ऊपर बोला था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो थोड़ा ऊंचा डिक्रीमेंट बोलें होगा प्लीज। और नेगेटिव वैल्यू होगी तो आपने बोला कि अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम लोग इसे डिक्रीमेंट करेंगे, पर आप तो देखें यहाँ पे इक्वल तो वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पे आ रही है, लेकिन है जीरो ना। भी तो आ रहा है ना, जीरो तो नेगेटिव में नहीं ना आता। देखिए उन्होंने इक्वल टू भी साथ लिखा हुआ है, एस इज लेस देन ओके इक्वल मैम। टू 0। ठीक है, यानी कि एस की जो वैल्यू होगी वो 0 भी हो सकती है और 0 से लेस भी हो सकती है। अब अगर 0 है तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर 0 के अलावा हम कोई और वैल्यू कंसीडर करें तो हम उसे यही कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वेटिंग स्टेट है। ठीक है, सिग्नल की स्टेट के अंदर इंक्रीमेंट होगा और वेट की स्टेट में जो है वो डिक्रीमेंट होगा। अब ये 0 की वजह से हमने जो है वो इसमें डिक्रीमेंट किया है। बात समझ आ गई है। 0 आप बेशक कह लें कि भाई इसके कोई ऑपरेशन तो नहीं ना यहाँ पे इतना हार्श परफॉर्म हो रहा, लेकिन 0 क्या है, यस आपके मैम। पास पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर हुआ? ओके मैम। 0 आपके पास पॉजिटिव यस वैल्यू है, मैम। इसलिए आप जो है वो उसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर s इज लेस देन इक्वल टू -2, -3, -4 प्रोमिनेंट लिखा हुआ होता ना, तो फिर आपने जो है वो इसको ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं था करना। अब सिग्नल में वो क्या, सिग्नल में उन्होंने ओके कोई मैम। एग्जांपल नहीं दिया आपको। ठीक है, सिग्नल में वो डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, आपने क्या करना है, उसमें इंक्रीमेंट कर देना है। 2 है तो 3 हो जाएगा, -2 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज में इंक्रीमेंट जो है वो ऑपोजिट साइड पे होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। -2 देन -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि -1 का इंक्रीमेंट क्या है, तो आपने ये नहीं कहना कि -2 है, आपने क्या कहना है, 0 है। ठीक है, क्योंकि -1 के बाद 0 आ रहा है और 0 के बाद फिर 1, 2, 3, 4। क्लियर हुआ ये? यस मैम। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही स्मॉल होती है, ये याद रखिएगा। ओके मैम। अब आप लोगों के पास सिग्नल को मैंने आपके साथ किया है डिस्कस कि ये इंक्रीमेंट करता है आपकी हर वैल्यू को। टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स, एग्जाम्पल काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, ये याद रखिएगा कितनी टाइप्स हैं इसकी, 2। कौन कौन सी हैं, काउंटिंग एंड बाइनरी। डिटेल्स अबाउट दीज आर गिवन एज फॉलोज। काउंटिंग सेमाफोर्स क्या होते हैं कि दीज आर इंटीजर वैल्यू सेमाफोर्स एंड हैव एन अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू डोमेन। ठीक है, ये क्या है, आपके पास कुछ इंटीजर वैल्यूज को कंटेन करते हैं। ठीक है, और इनके पास कोई ना कोई एक अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है जो कि रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, यानी कि ब्लॉक नहीं होती। आप उस डोमेन को जो है वो यूज कर सकते हैं। दीज सेमाफोर्स आर यूज टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्स एक्सेस। रिसोर्स आपके पास कौन सा होता है, या सीपीयू, या पॉइंटर, सॉरी प्रिंटर, या फिर आपके पास स्कैनर। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस को जो है वो हम कहते हैं ये रिसोर्सेज डिवाइसेज हैं, यानी कि यहाँ पर रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया जा रहा है किसी ना किसी प्रोसेस को। वेयर द सेमाफोर काउंट इज द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सेमाफोर काउंट में क्या होता है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर प्रोसेसेस, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, इफ द रिसोर्सेज आर एडेड, अगर आप कोई रिसोर्स ऐड कर रहे हो, सीपीयू ऐड कर रहे हो, प्रिंटर ऐड कर रहे हो, स्कैनर ऐड कर रहे हो, सेमाफोर काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। ठीक है, तो जो सेमाफोर्स की काउंटिंग होगी ना उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले एक रिसोर्स था तो आपने उसमें क्या किया, एक नया रिसोर्स ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप एक रिसोर्स में कोई नया रिसोर्स या कुछ भी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीमेंट कर देगा। एंड इफ द रिसोर्सेज आर रिमूव्ड, और अगर आप किसी रिसोर्स को रिमूव करते हो तो आपकी जो काउंट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीमेंट। क्लियर है काउंटिंग सेमाफोर्स का?
यस मैम। जी मैम। अब आ जाता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब बेसिकली आपको पता है 0 और 1। ये तो आप लोगों को शुरू से ही पता होगा कि बाइनरी को हम कहते ही 0 1, यानी कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो बाइनरी सेमाफोर्स में क्या है कि द बाइनरी सेमाफोर्स आर लाइक काउंटिंग सेमाफोर्स बट देयर वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ पर वो ये कह रहा था कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती डोमेन, यानी कि आप जो है वो अपनी मर्जी से डोमेन भी एंटर कर सकते हैं, ब्लॉक नहीं होती कोई भी चीज़। ठीक है, लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को यूज़ कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, बाइनरी में आप 0 और 1 के अलावा किसी भी और चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। द वेट ऑपरेशन ओनली वर्क्स व्हेन द सम ऑफ फोर्स इज 1। जैसे कि हम लोग कहते नहीं कि अगर किसी की वैल्यू 1 है तो वो इसका मतलब है ट्रू, अगर किसी की वैल्यू 0 है, ये अक्सर आप लोगों ने गेम्स में भी खेला होगा। 1 लिखो तो उसका मतलब ट्रू होता है, 0 लिखो तो उसका मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर भी हम 1 को ट्रू से डिनोट करते हैं और 0 को फॉल्स से डिनोट करते हैं। अब वो यही कह रहा है कि जो वेट ऑपरेशन है वो सिर्फ उस वक्त वर्क करेगा जब सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी? 1। एंड द सिग्नल ऑपरेशन सक्सीड व्हेन सेमाफोर इज 0। ये मुझे बता सकते हैं कि क्यों इस तरह वो 1 और 0 को इनिशियलाइज कर रहे हैं? मैम क्योंकि वेट से हम लोगों ने डिक्रीमेंट करना होता है अच्छा। और उसकी वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है। 0 से मतलब कि बड़ी। उसमें नेगेटिव वैल्यूज आती है ना, इसलिए। और 0 से बड़ी। ओके, और जो सिग्नल है उसमें इंक्रीमेंट करना होता है, तो कोई भी जी वैल्यू अगर होगी हमारे पास तो इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी। अगर 0 में इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी, इस तरह से। बिल्कुल। जो आपके पास सेमाफोर की वैल्यू 1 आ रही है ना, आपने इसमें क्या करना होता है? वेट में डिक्रीमेंट करना होता है। तो इसका मतलब है 1 से नीचे आप लोगों ने डिक्रीमेंटेशन की तरफ जाना होता है। 0 देन -9 -8 -7। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने जाना होता है। लेकिन जो आपके पास सिग्नल ऑपरेशन है इसमें आप लोगों ने 0 से अबव जाना होता है। क्लियर है? यहाँ पर जो है वो आपने इंक्रीमेंट करना है, तो इसलिए 0 अगर होगा तभी आपकी सिग्नल ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब 0 में हमने क्या करना है? इंक्रीमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपको आउटपुट देता रहेगा। इट इज़ समटाइम्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सेमाफोर्स देन काउंटिंग सेमाफोर्स। ये कभी कभार जो है वो आसान होता है एज कम्पेयर टू काउंटिंग सेमाफोर्स। क्यों? क्योंकि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए बाइनरी की जो वर्किंग है ना बेसिकली वो आसान है। क्यों? क्योंकि 1 0 की फॉर्म हमें अंडरस्टैंड, हम कंप्यूटर 1 0 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और वो जो आउटपुट हमें देता है हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इतना मेजर कोई लॉजिक नहीं होता याद करने वाला। ठीक है, तो बाइनरी सेमाफोर्स जो है वो काउंटिंग सेमाफोर्स की निस्बत थोड़ा आसान है। अच्छा, अब हम लोग सेमाफोर्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेमाफोर्स।